हेलो एवरीवन। तो 71 बीपीएससी मेंस के लिए जैसा हमने कहा था कि 71 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। टोटल 71 क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। पहले मैं आपको समझा देता हूं किस तरह से हम लोग कवर करेंगे इसको, पूरे के पूरे सीरीज को। जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे डीआई को छोड़ दे अगर सेक्शन है, हिस्ट्री से लेकर करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, सबके क्वेश्चंस को मिलाकर इंपॉर्टेंट 71 क्वेश्चंस हम लोग तैयार करेंगे। ज्यादातर करंट ओरिएंटेड बेस्ड रहेंगे, हिस्ट्री को छोड़ दिया अगर तो। कवरेज कैसे होगा? क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन को पहले ब्रेक किया जाएगा कि इसमें कितने कीवर्ड्स हैं, किस तरह से अप्रोच होगा। फिर आपके सामने मैं स्ट्रक्चर एक बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होगा, जो स्ट्रक्चरिंग आप अपने रियल एग्जामिनेशन में भी यूज करोगे कि किस तरह से 2 लेयर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप कैसे अपना आंसर तैयार कर सकते हैं, और फिर आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। फिर हम लोग उसके पूरे के पूरे पॉइंट्स को अंदर समझेंगे। स्ट्रक्चरिंग के बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, फिर उनके पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा, और फिर कंक्लूजन रेडीमेड आपको दिया जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक बेहतर कंक्लूजन हो सकता है, आप कैसे सोच सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चरिंग का 2 तरीका। क्वेश्चन है, critically examine the feasibility of 129th constitutional amendment bill, that is the one nation one election bill in India। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी एक साथ इलेक्शन कराने के लिए जो एक बिल लाया गया संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए, 129वां बिल, उसके फिजिबिलिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करना है हम लोगों को। अब जैसे देखिए, आपने ये क्वेश्चन देखा ना, अब इसके बाद आपको जो स्ट्रक्चरिंग है उसमें 2 चीजें करनी होंगी। सबसे पहला चीज आप समझिएगा, सॉरी, देखिए स्ट्रक्चर का पहला जो तरीका होगा वो होगा जो 20 सेकेंड में आप करेंगे, एंड दैट इज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। ये आप 20 सेकेंड में करेंगे, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई। चूंकि ये कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन से फायदा ये होगा कि आपको मालूम रहेगा हाउ मेनी एंड विच ऑल should be the headings and subheadings। तो ये करने से क्या फायदा होगा आपको 2 चीजें पता चलेंगी 20 सेकेंड के स्ट्रक्चरिंग से, कि कितने हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होंगे और कौन वो हेडिंग सब हेडिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा जो है करेक्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द फिजिबिलिटी, किस चीज का? 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, भारत में। तो अब अगर मैं 20 सेकंड में इसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करूंगा तो मुझे जो कीवर्ड मिलेगा पहला वो है फिजिबिलिटी, किस चीज का? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का। अब अगर मैं इसको स्ट्रक्चर के रूप में लगाऊंगा, दैट इज द सेकेंड पार्ट, कि इसको स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे कि, और ये स्ट्रक्चर मैं जो बनाऊंगा वो बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। तो बॉडी पार्ट के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको क्या चीज ध्यान रखना है? फिजिबिलिटी, चूंकि क्रिटिकल एग्जामिन टेलवर्ड है, फेवर अगेंस्ट और 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लिखा हुआ है, उसकी फिजिबिलिटी की बात है ना, तो मतलब इस बिल का फीचर। 20 सेकेंड में ये काम करना है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, और कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि बॉडी पार्ट के अंदर कितने हेडिंग सब हेडिंग्स होंगे और वो हेडिंग सब हेडिंग्स का टर्म क्या होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं, क्वेश्चन अगर पूछा इंपैक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, तो आपको आंसर जब आप लिखेंगे तो आपके आंसर के हेडिंग में इंपैक्ट वर्ड होना चाहिए, इफेक्ट नहीं लिख देना है, आउटकम नहीं लिख देना है, जो क्वेश्चन में है वही एग्जैक्ट दिखना चाहिए। तो 20 सेकंड में स्ट्रक्चरिंग किए, पता चला कीवर्ड्स हम लोगों को दिखा कि फिजिबिलिटी, वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इस बिल का फीचर मालूम होना चाहिए, और फिजिबिलिटी मतलब आ सकता है तो फेवर, मुश्किल है अगेंस्ट।
और जब कोई चीज सरकार लाने की कोशिश कर रही है तो एक चीज अपने आप आएगा, एंड दैट इज वे फॉरवर्ड, कि कैसे आ सकता है अगर आना हो तो। चुनौती तो है, लेकिन अगर लाना है तो कैसे ला सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड। अब आप क्या, इतना समय में आपने पूरा का पूरा ये, अगर आप पूरा टाइम लीजिए इसको तो आपको 2 मिनट का समय लगेगा। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप ध्यान दीजिए, आपको 20 से 22 मिनट का समय रहता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट तुरंत कर दिए लिखना, एकदम क्वेश्चन पढ़ते लिखना शुरू कर देंगे, तो आप बार बार इसके लिए परेशान होंगे कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। लेकिन अगर आप शुरुआत में 2 मिनट इस चीज के लिए दे दिए, और 2 मिनट में, चूंकि ये काम जो हम किए हैं तो आपको 40 से 50 सेकंड का था, 1 मिनट जो बचा उसमें क्या करना था, फेवर का फिजिबिलिटी का पॉइंट सोच लेना है, अगेंस्ट वाला सोच लेना है, इसका फीचर और इसका वे फॉरवर्ड सोच लिए। अब लिखना शुरू कीजिए ना। आप 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 15 मिनट में पूरा लिख लीजिएगा। ये तरीका होता है आंसर राइटिंग। तो ये स्ट्रक्चरिंग हमने कर लिया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक रेडीमेड एक दिखा देता हूँ कि क्या क्या ओवरऑल इसके अंदर चीजें कवर हो सकती है। जैसे फीचर्स में जब आप आइएगा तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल में एक अपॉइंटेड डेट है। फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं साथ साथ। तो आपको ध्यान देना है कि 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, ये लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ एक फेज में कराने के लिए लाया गया है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है कंडक्शन ऑफ द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ सिंगल फेज, जो हमारे देश में शुरुआत में हुआ था 1952 से। बीच में ये ब्रेक हुआ तो 67 के बाद साइकिल चेंज हो गया। तो अभी बहुत सारे इलेक्शंस फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो इन्हीं इलेक्शंस के फ्रीक्वेंट होने के कारण दोबारा से डिमांड ये आया कि इन सब को हटाकर एक कॉमन इलेक्शन का फेज कराया जाए। और इसके लिए रामनाथ कोविंद कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई जिसने रिकमेंड किया कि इसको लागू करो, और उसके बेसिस पे ये बिल पेश हुआ है। तो उस बिल में कुछ फीचर्स अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अपॉइंटेड डेट। मान लीजिए 2029, एक एग्जांपल लेते हैं, 2029 में एक साथ इलेक्शन कराने का बात हुआ। तो सपोज मई जून में इलेक्शन हुआ और 5 जून जो है 2026 को पहला लोकसभा का मीटिंग हुआ इलेक्शन के बाद। 5 जून 2026 विल बी कंसीडर्ड द अपॉइंटेड डेट। और अब इसी डेट से 5-5 साल का टर्म काउंट होगा। बीच में अगर कोई विधानसभा या इवन लोकसभा भी डिसॉल्व होता है किसी कारण से, चाहे मेजॉरिटी चली जाए, कोई भी और कारण से, तो उस केस में इलेक्शन तो कराया जाएगा, लेकिन जो सरकार गठित होगी वो केवल 5 जून 2031 तक ही काम करेगी। यानी अपॉइंटेड डेट से 5 साल तक का टर्म काउंट हो जाएगा। बीच में जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो जीतेगा वो उस रिमाइंडर टर्म के लिए ही चुना जाएगा। कुछ आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट होगा, जैसे आर्टिकल 83, 162, ये जो ड्यूरेशन की बात करते हैं। फिर एक आर्टिकल ऐड होगा 82A, 325A, क्योंकि 325A में इलेक्टोरल रोल की बात हो रही है कि अब एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनेगा लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए। तो ये फीचर्स हुआ। अनएक्सपायर्ड टर्म्स का हम आपको बता दिए। और 2 फेज रोल आउट का मतलब ये हुआ कि अभी जो लाया गया है ये लोकसभा और एसएलए के लिए लाया गया है। इसके बाद 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन को भी सिंगल फेज कर देना है। ये प्रपोजल है, तो ये इसका फीचर हुआ। ठीक है। अब आते हैं जब फिजिबिलिटी के क्रिटिकल एनालिसिस पे, तो फिजिबिलिटी यानी कि लागू होना चाहिए, उसका फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स दिखेगा आपको, जैसे फिस्कल प्रूडेंस, अननेसेसरी जो इलेक्शन में ये बर्डन होता है, पैसा जो खर्च हो रहा है पब्लिक एक्सचेकर का, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली लोगों तक ही बॉर्न होगा, ये कम हो जाएगा। तो फिस्कल प्रूडेंस। पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हो जाएगा। व्हाट इज पॉलिसी पैरालिसिस? तो पॉलिसी पैरालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम आपको समझाते हैं, तो देखिए होता क्या है कि जब भी इलेक्शंस आने होते हैं तो उस जगह पे जहां इलेक्शन होना है वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता की जो हम बात करें, आदर्श आचार संहिता। अब ये आचार संहिता लगने से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। एक तो जो सरकार वहां थी वो तो कुछ नहीं करेगी अब डेवलपमेंट काम, लेकिन मान लीजिए सेंटर के द्वारा, सपोज बिहार में इलेक्शन था, अब सेंटर के बहुत सारी पॉलिसीज हैं, जैसे कि बहुत कॉमन एक फेमस स्कीम है एमपी लैड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, एमपी लैड। तो ये एमपी लैड जो स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम में पैसा एमपी खर्च कर सकता है अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए। इस
पर्टिकुलर स्कीम का जो पैसा है वो एमपी नहीं निकाल सकता जब तक वहां इलेक्शन चल रहा। तो पॉलिसी पैरालिसिस होता है और इसी कारण से ठीक से डेवलपमेंट का जो पेस है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, हर समय कैंपेनिंग मोड में रहा जाएगा, इलेक्शन मोड में रहा जाएगा और इलेक्शन कराने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी लगते हैं, बैंक एम्प्लॉय, टीचर्स, सरकारी और ऑफिसर लोग, ये सब इलेक्शन मोड में कैंपेनिंग इलेक्शन कराने में जिम्मेदार रहते हैं, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को भी कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो ये एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एक साथ इलेक्शन कराने से और क्या फायदा है, तो कोहेरेंस दिखेगा, सेंटर और स्टेट के बीच में कोहेरेंस दिखेगा। सेम टाइम पे सरकारें गठित हो रही हैं तो सेंटर और स्टेट में समन्वय की स्थिति होगी पॉलिसी को लेकर। तो ऐसी पॉलिसीज होंगी जो अलाइंड रहेंगी सेंटर्स के द्वारा स्टेट्स में भी। सब सारे स्कीम्स को समय मिलेगा अपना अपना पूरा का पूरा 5 साल के ऊपर काम करने का। और साथ ही साथ एक फायदा इसका ये होगा कि फोकस विल बी मोर ऑन डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एंड वी कुड से लॉन्ग टर्म projects will be announced more. Currently, if the government is going for election every 6 months, then they will focus on some short term or populist measures which will give results immediately so that they can fetch votes. बट अगर मालूम है कि हम 5 साल के बाद इलेक्शन होना है तो उनको इसका चिंता नहीं है कि वोट मिलना है कि नहीं। अभी वो जो पॉलिसीज लाएंगे वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होंगी, तो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि किसान का लोन माफ करना अभी दिखता है ज्यादा, सरकारें ऐसी पॉलिसीज लाने की कोशिश करती हैं कि किसान का लोन माफ हो जाए, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल। अगर यही लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाएंगे तो ऐसा स्कीम लाया जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाया जाएगा कि किसान को लोन ही लेना पड़े। ये बात समझ में आया ना? तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है उस पर फोकस बढ़ेगा और ये डेवलपमेंट में हेल्प है, बहुत हमारे लिए एक अच्छा बात है। लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस और इसीलिए इसकी फिजिबिलिटी दिखती है कि ये बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट, और ये अलग अलग डायमेंशन में आप चैलेंज को देख सकते हो। सबसे पहला चैलेंज जो आपको दिखेगा वो दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कैसे, आप कैसे इसको डिसाइड करोगे 2029 की यही हमारा साल होगा जब लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन साथ में होगा, क्योंकि 2029 में सारे राज्यों का टर्म तो एक साथ कंप्लीट हो नहीं रहा है। तो या तो कुछ राज्य को 5 साल से ज्यादा टर्म तक खींचना पड़ेगा या कुछ साल को कुछ स्टेट्स को 5 साल से कम में डिसॉल्व करना होगा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, यहां समस्या है। दूसरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल दिखेगा दिक्कत कि रिसोर्स कैसे लाया जाए, इतना सारा ईवीएम, इतने सारे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, तो सिक्योरिटी कंसर्न भी है, लॉजिस्टिकल इश्यूज है। और जो और एक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम लूपहोल क्या दिख रहा है, इसका रेटिफिकेशन वाला पार्ट। सरकार ने अभी कहा है कि ये वाला जो बिल है इसको पार्लियामेंट के केवल स्पेशल मेजोरिटी यानी कि अमेंडमेंट का जो दूसरा तरीका है कि पार्लियामेंट इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दे, इसमें राज्यों का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें लार्जली स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो स्टेट्स के रेटिफिकेशन के बिना अगर ऐसा कोई बिल पास होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल का एक मिसयूज माना जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट है। और दूसरा समस्या क्या है कि अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि बार बार इलेक्शन जो हो रहा है ये इलेक्शंस कम करने के लिए हम लोग ये ला रहे हैं, क्या गारंटी है कि सारे राज्य के जो टर्म है वो 5-5 साल चलेंगे, लोकसभा का 5-5 साल चलेगा? तो ये अनएक्सपायर्ड टर्म वाला जो सिस्टम है, इस कारण से अगर बीच में कोई सरकार डिसॉल्व हुई तो वहां पे इलेक्शंस तो 5 साल में 2-3-4 ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप रिमाइंडर टर्म के लिए ही करा रहे हो, तो इलेक्शन तो और भी बहुत हो सकते हैं फिर इस कारण से, ये समस्या है। और जो सबसे लार्जर एक इशू देखा जा रहा है इसके साथ, वो इशू ये है, वो हम लोग एथिकल एस्पेक्ट से समझते हैं इसको। पहला तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने कहा हुआ है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फेडरलिज्म। और कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन इसको डाइल्यूट कर सकता है। कैसे डाइल्यूट कर सकता है? दो तरीके से। पहला, नेशनल इश्यूज will overpower regional issues. सो नेशनल इश्यूज किसको ओवर पावर कर सकते हैं? रीजनल इश्यूज को, क्योंकि जब एक फेज में इलेक्शन होगा तो वहां पर नेशनलिस्ट इश्यूज को
ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि नेशनल पार्टीज पूरा एक साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो स्टेट्स में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो रीजनल इश्यूज कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि इट कैन ग्रेजुअली लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ रीजनल पार्टीज, क्योंकि ये टिक नहीं पाएंगे फिर, तो ग्रेजुअली एक नेशनल पार्टी डोमिनेंस में चला जाएगा, रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगे, और ये दोनों चीज फेडरलिज्म को अंडरमाइन कर सकता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारा फिजिबिलिटी में के कंसर्न में देखे तो। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा अभी तक? हमने समझा कि इसके फीचर्स के बारे में, इसका फिजिबिलिटी। अगर मैं अब इसको आंसर के फॉर्म में रखूं तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन आप शुरू कर दीजिए, किस तरह से इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ recommendation of Ramnath Kovind committee report the 129th constitutional amendment bill was introduced in Lok Sabha। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चीज के बाद अगला लाइन में आप इसको डिफाइन कर दो, व्हाट इज वन नेशन या साइमल्टेनियस इलेक्शन। सो डिफाइन साइमल्टेनियस इलेक्शन, यू विल डिफाइन साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये होता क्या है। और आप चाहें तो इसका एक बैकग्राउंड दे दीजिए कि 1951-52 में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था टिल 1967 दिस वाज प्रैक्टिस्ड। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तक आप मेंशन कीजिए, इतना पार्ट को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जब आएंगे बॉडी पार्ट के ऊपर, तो बॉडी पार्ट पे जब हम आएंगे तो अब आपको 3 मेजर हेडिंग्स थे। पहला हेडिंग क्या है? फर्स्ट हेडिंग इज फीचर्स ऑफ 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये आप पहला हेडिंग बनाए, इसमें पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किया आप यहां पे लिख दिए। सेकेंड विल बी फिजिबिलिटी फेवर। ठीक है, सेकेंड हेडिंग फिजिबिलिटी फेवर में आपने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किया जो हमने अभी लिखा, वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, थर्ड विल बी फिजिबिलिटी challenges, then you will mention the points, और इसको आप इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 3 मेजर आपको जो टाइटल्स थे, हेडिंग्स ऑफ हेडिंग्स था, ये मेंशन होना चाहिए आपके आंसर में। अगर ये नहीं रहा, एग्जामिनर सबसे जो बेहतर मार्क्स हो सकता था वो नहीं देगा। ठीक है, ये 3 हेडर्स और इसके अंदर फिर सब हेडिंग्स। अब इसको लिखने का दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट पॉइंट वाइज, और यू कैन से जैसे यहाँ पे आप लिख दिए अपॉइंटेड डेट, दोनों तरीका यूज कर सकते हो आप। अपॉइंटेड डेट, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दिए। फिजिबिलिटी फेवर में आप गए। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं फेवर में, इट विल रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, या आप इसका हेडिंग दे सकते थे फिस्कल प्रूडेंस और फिर ये लाइन लिख सकते थे। दोनों तरीका आप अपना सकते हो। सेम चीज तीनों वाले पार्ट में आप जब मेंशन कर दोगे ये बॉडी पार्ट के अंदर, अब आपके पास ये चीजें तैयार है। लेकिन एक पार्ट जो रह जाएगा वो रह जाएगा, दैट इज द वे फॉरवर्ड, दैट इज द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड पे जब हम आते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि देयर आर सर्टेन ऑलरेडी रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज बिफोर रामनाथ कोविंद ऑल्सो। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर आप सबसे पहले उन रिकमेंडेशंस को मेंशन कर सकते हो। जैसे एक आप देखेंगे तो एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, सो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, इसका रिकमेंडेशन था, इसका क्या रिकमेंडेशन था? इसका रिकमेंडेशन था 2 फेज में, 2 फेज। हाउ 2 फेज? कहा था कि एक इलेक्शन जो होगा वो लोकसभा प्लस स्टेट्स, और दूसरा
आफ्टर 2.5 years हाफ स्टेट्स। ये रिकमेंडेशन एक आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा आरपीए। सो आरपीए के अकॉर्डिंग 6 महीना 6 months अगर लोकसभा के इलेक्शन के 6 महीने बाद किसी एसएलए का टर्म एक्सपायर कर रहा हो तो उसका इलेक्शन लोकसभा के साथ करा दीजिए और रिजल्ट 6 महीने बाद डिक्लेयर कीजिए। इससे भी क्या हो सकता है, थोड़ा सा इलेक्शन का फ्रीक्वेंसी कम हो सकता है। ये डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं हम लोग। अब ये सारी चीजें आप वे फॉरवर्ड में दे सकते हो। और इन पर्टिकुलर चीज के बाद रामनाथ कोविंद कमेटी ने तो कहा था, उस पर ये आया ही है, बट एक और चीज है जो आप यूज कर सकते हो और वो आप बोल सकते हैं इसको कि आपके एक एथिकल, या आप इसको बोल सकते हैं ऐसा कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच। क्या इसमें आप सजेस्ट कर सकते हो कि भले ये माना गया है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनली कहा जा रहा है कि इस अमेंडमेंट के लिए राज्यों के रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी सेंटर एज अ gesture, good gesture, should send this bill to state legislatures for their opinion। तो सेंटर खुद ही इसको स्टेट्स को भेजे और उनका ओपिनियन जाने, प्लस जो कमेटी के पास ये बिल गया हुआ है वो कमेटी के रिकमेंडेशन, ये दोनों को आप दिखाओगे कि इन दोनों को देखते हुए तब जाकर एक कॉमन कंसेंसस बनाया जाए और फिर इसको लागू करने का कोशिश किया जाए। क्योंकि कोई भी कॉस्ट पे फेडरलिज्म यानी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा इस क्वेश्चन के आंसर का स्ट्रक्चर था। लास्ट में आप कंक्लूजन में ये मेंशन कर सकते हो कि 129th अमेंडमेंट बिल की जो फिजिबिलिटी है, इट इज अ टेस्ट ऑफ विल वर्सेस टेस्ट ऑफ लॉ, और ये विल कॉमन कंसेंसस से डेवलप हो तो सबसे बेहतर रहेगा। while logically possible with enough funding and planning, its constitutional feasibility remains shaky due to potential violation of basic structure doctrine, that is especially federalism. So for one nation one election to be truly feasible, it may require a broader political consensus that extends beyond a simple parliamentary majority। तो सिर्फ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के ऊपर जाते हुए, बाहर जाते हुए एक कॉमन कंसेंसस पॉलिटिकली डेवलप होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर ऐसा कुछ रियलिटी में फिजिबल हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा तरीका है। इसी तरह से हम लोग टोटल 71 लेक्चर्स में आपके 71st बीपीएससी मेंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपका कोई फीडबैक या सजेशन है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं, और कुछ टॉपिक्स आप भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इस पे क्वेश्चन लेकर आइए, ये इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा हो बिल्कुल तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।